देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग ना लास्ट क्लास में परम्यूटेशन किए थे, बट निरंजन का तो पहला वाला क्लास नहीं किया हुआ है। ठीक है, हम क्लास तो सेंड कर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए, आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, देखो ये परम्यूटेशन हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। परम्यूटेशन में दो रूल्स था, फंडामेंटल एंड एडिशन रूल्स था। ठीक है, तो फंडामेंटल में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स था। ठीक है, चलो ये रूल्स जो है वो तो हम ऐसे ही बता देंगे, वो क्लास देखोगे तो समझ जाओगे। अगर कहीं पर हमें एंड सिचुएशन दिखा तो जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, और सिचुएशन दिखा तो प्लस होगा। मेन परमुटेशन पे ही आते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग चीजों को सिलेक्ट करते हैं और अरेंज करते हैं तब परमुटेशन का यूज होता है। ठीक है, और उसका एक फॉर्मूला भी है NPR, और फॉर्मूला वगैरह मैंने डिटेल्स में समझा दिया था। ठीक है, तो अभी तो वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझ जाओ। जैसे कि देखो एकदम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते चलो। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4P3 इज इवेल्यूट एज, मतलब 4P3 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो देखो ये कैसे करोगे, तो लास्ट क्लास जो किया हुआ है जिनका वो तो कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं हुआ है तो देखो कैसे करके करना है। 4P3, 4P3 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मतलब जैसे मान लो 2+3 कितना होता है, 5, वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है ना। सेम तरीके से बोला है 4P3 निकालो, इसको बोलते हैं 4 परमुटेशन 3। ठीक है, 4 परम्यूटेशन या 4P3। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है NPR। ठीक है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल किया जाता है। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता है ये रूल्स, वो जो है जब क्लास देखोगे तो समझ जाओगे। फिलहाल हम लोग फॉर्मूले से ही जो है समझने का कोशिश करते हैं। तो N फैक्टोरियल तो वैसे ही देख के मुझे बताओ, तो फिर ऊपर कितना लिखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूले से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 4P3 को हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का दो साइन होता है, एक ऐसे वाला और एक ये वाला। जैसे प्लस का ऐसा साइन होता है, माइनस का ऐसा होता है, मल्टीप्लीकेशन का ऐसा होता है, वैसे ही फैक्टोरियल का इस तरीके का साइन होता है। फैक्टोरियल परमुटेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब 4 - 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि N माइनस R। तो इस क्वेश्चन में N ऊपर लिखा जाता है, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N ऊपर, फिर P और R नीचे लिखा जाता है। तो N हो गया 4 और R हो गया 3, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, 4 फैक्टोरियल और 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बात है, हमें 4 को बैक में मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है 1 तक। ठीक है, तो 4 3 2 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल है तो इसका तो 1 ही होगा, तो आंसर आ गया 24। ठीक है, अभी समझने के लिए इतना काफी है कि किस तरीके से सॉल्व होता है। बाकी ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि जो और भी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे क्यों फॉर्मूले का यूज होता है। बिना फॉर्मूले के हम लोग कर नहीं सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ तो बिना फॉर्मूले के होगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन फॉर्मूले के बिना नहीं होता है। गुड इवनिंग परवेज। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो अगर ये समझ में आया कैसे सॉल्व होता है तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसका आंसर हो रहा है हम लोग का C 24, यानी कि C। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 4P4 इज इक्वल टू, क्या होगा बोलो, 4P4 क्या होगा, 4P4 का आंसर बताओ, 4P4 क्या होगा। बोलो 4P4 क्या होगा, अभी तो सिखाया और बाकियों ने तो लास्ट क्लास में किया ही था। बोलो क्या होगा 4P4। मैम 24। 4P4 24। बोलो, देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 - 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 होता है 0। अब 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, और 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये मैंने याद करने के लिए बोला था, जैसे तुम लोग 1 को मल्टीप्लाई करोगे जो भी डेटा से 0 आता है, सेम तरीके से 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब वो प्रूफ भी मैंने करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल बात है, प्रूफ वगैरह नहीं आता है, MCQ टाइप क्वेश्चन है तुम लोग का। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये तुम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया
24, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 24 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो 7 फैक्टोरियल कितना होगा बताओ। 5040। है, ठीक है, 5040। और बोलो, बाकी लोग बोलो 7 फैक्टोरियल का आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। 7 फैक्टोरियल, ये देखो ये फैक्टोरियल का साइन है, देखो मैंने बोला ना 2 तरीके का साइन होता है। 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 7 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी भी चीज का फैक्टोरियल मतलब वहां से स्टार्ट करके एंड तक जो है 1 तक लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे, करके देखो, आंसर आना चाहिए 5040। ये देखो चेक कर लो, 7 6 5 4 3 2। बोलो समझ में आया? बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। चलो तो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अभी बताया 0 फैक्टोरियल इज अ सिंबल इक्वल टू, अभी बताया 0 फैक्टोरियल याद रखना है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 1। होगा। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, अभी सिखाया ना, 0 फैक्टोरियल 1 होगा। ये देखो 0 फैक्टोरियल, ये 1 लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें ऑप्शंस जो है, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है, इन एनपीआर एन इज ऑलवेज। अच्छा तो देखो फॉर्मूला जो एनपीआर है उसमें एन ऑलवेज क्या होता है? तो एक्चुअली एन क्या था, देखो एन ये है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और उसमें से जो है जितने थिंग्स हमें लेना है। अब थिंग्स लेटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे हम तुम लोग को बताते, देखो मेरा लिखा हुआ भी है, मैंने ये सारा चीज लिखवाया है। जैसे देखो यहाँ पर मेरा जो एग्जाम्पल था कैट वाला, ये देखो कैट था या क्या दिया था मुझे याद नहीं, चलो देख लेते हैं। हाँ ये देखो कैट, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कैट जो है वर्ड, इसमें 3 लेटर है, ठीक है। 3 लेटर में से 3 लेटर सिलेक्ट करके कितने सारे वर्ड बनेंगे बनाओ, मतलब हमेशा जो भी वर्ड बनेगा 3 लेटर ही मुझे सिलेक्ट करना है, सी भी ए भी टी भी, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये देखो क्या क्या वर्ड बना था, सी ए टी बनेगा, सी टी ए बनेगा, ए सी टी बनेगा, ए टी सी बनेगा, टी सी ए बनेगा, टी ए सी बनेगा, ठीक है। इस तरीके से 6 वर्ड्स बनेंगे। तो अब ये छोटा सा वर्ड था, तो हम लोगों ने ये लिख के दिखा दिया, लेकिन इसी के जगह अगर ऐसा होता CHAIR और बोला जाता कि ये जो लेटर ऐसे कितने सारे वर्ड बन सकते बनाओ, तो हम लोगों के लिए ना पॉसिबल नहीं होगा ये अरेंजमेंट को ओरली, मतलब ओरली या फिर ऐसे लिख के आसानी से करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से फॉर्मूले का यूज होता है। अब फॉर्मूला कैसा था? फॉर्मूला होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था NPR। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर थिंग्स क्या था? लेटर था। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 3। उसमें से कितना सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? 3 ही सिलेक्ट करने बोला है, तो 3 सिलेक्ट करने से आर भी 3 हो जाएगा। तो एन है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर है नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर पूछा है कि एनपीआर में एन ऑलवेज क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू होगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या नन ऑफ दिस होगा? तो बोलो एन अगर एक कोई थिंग्स है, अब थिंग्स जैसे लेटर हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो अगर कुछ थिंग्स है तो फिर वो इंटीजर नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या नन ऑफ दिस? कौन सा ऑप्शन सही है? वैसे मेरा लिखवाया हुआ है ये वाला भी, फिर भी तुम लोग बताओ कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ऑप्शन सी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ ऑप्शन सी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे कि 3 लेटर में से नेगेटिव 3 लेटर लेके हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा इंटीजर, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ थिंग्स का भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ये देखो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखवा दिया था, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी जो है वो थोड़ी ना फ्रैक्शन में हो सकता है कि हम लोग 2.5
चीजों को सिलेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये देखो यहाँ पर 5th नंबर में हो जाएगा आंसर पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑप्शन हम लोग का सी, n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर में देखें क्या बोला है। इन एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज, एनपीआर में रेस्ट्रिक्शन क्या था, तो ये भी लिखवाया हुआ है, एन ग्रेटर देन आर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन लेस देन इक्वल टू आर, या नन ऑफ दिस। मतलब देखो समझो, एन एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर मतलब उसमें से सिलेक्ट किए गए थिंग्स। तो मेरे पास जितने चीज है उससे हम सारा चीज सिलेक्ट कर सकते हैं या कम सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकते। मेरे पास अगर 5 चीज है, 5 में से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, या 4 या 3 या 2 या 1, 5 में से एक तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो n है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और r है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। तो फिर रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, n का वैल्यू r से ज्यादा होना चाहिए, n का वैल्यू r से ज्यादा या r के बराबर होना चाहिए, या n लेस देन इक्वल r होना चाहिए, या नन ऑफ दिस होगा। बोलो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने बोला अगर मेरे पास कैट वाला वर्ड में 3 लेटर है, ठीक है, अब इसमें से मुझे 3 लेटर ही सिलेक्ट करके अरेंज करके दिखाना था, तो n मेरा 3, r भी मेरा 3, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन मेरे पास 3 चीज है, उसमें से हम 5 या 4 चीज तो सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन r होगा, मतलब n का वैल्यू r से ज्यादा होगा या r के बराबर होगा। जैसे 3 में से 3 चीज सिलेक्ट करेंगे तो n और r बराबर, 3 में से 2 चीज सिलेक्ट करेंगे तो n बड़ा r छोटा, 3 में से 1 चीज सिलेक्ट करेंगे तो भी n बड़ा और r छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अच्छा, अब 5th नंबर का हम लोग का आंसर हो गया सी, और 6th नंबर का हो गया वो, यहाँ पर हो गया सी, और ये हो गया बी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये वाला। अच्छा, अब एनपीआर ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स बताते हैं ये क्या है। देख, एनपीआर ये फॉर्मूला जो है इसको मैंने इलाबोरेट किया था फॉर्मूला, ये वाला अगर अभी समझ में ना भी आए तो हम दूसरे एक तरीके से समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास अगर नहीं किया हुआ है तो ये देखो ऐसे करके n माइनस आर प्लस 1 पूछा है कि अगर ऐसा फॉर्मूला ऐसे चल रहा है तो कितने सारे फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब मैंने बताया था, जैसे मान लो अगर 4 है तो 4 3 2 1, ठीक है, ये एक फैक्टर, ठीक है, ये भी एक फैक्टर, ये सबको एक एक फैक्टर बोला जाता है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 3 ये 2 1, NPR क्या होता है? क्या बोला और एक बार। ये जो NPR ये क्या होता है फुल फॉर्म? ये हो गया एन हो जाता, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर बचपन में पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर, ठीक है। एन का मतलब जितने, जैसे मैंने अभी बताया ना कैट, ठीक है, ये कैट से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो सी ए टी, ठीक है, सी टी ए, फिर टी ए सी, टी सी ए, ठीक है, फिर हो जाएगा ए सी टी, ए टी सी, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन और अरेंजमेंट, इसको ही बोला जाता है परमुटेशन मैथ्स में, कि कुछ चीजों को सिलेक्ट करके उसको अरेंज करना, ठीक है, चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करना। अब ये छोटा सा वर्ड था तो इससे इतने सारे वर्ड हम लोग लिख लिए। अगर हम बोल देंगे कि ऐसा है वर्ड CHAIR, अब मैंने बोल दिया चेयर, अब इससे बताओ चेयर से सारे लेटर को सिलेक्ट करके बोलो कितने सारे वर्ड बनेंगे, नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, CHAIR, ठीक है, फिर हो जाएगा CHARI, ऐसे करके काफी सारा होगा, लेकिन हम लोग नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है ना, 3 वर्ड की तरह आराम से देख के लिख दिए, ये पॉसिबल नहीं है। CH का HC हो जाएगा, फिर आर इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, ऐसा करके कितने सारे वर्ड बनेंगे जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा लिखना। तो उसके लिए ये परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर यूज किया जाता है, जहां पर ये बड़ा बड़ा वर्ड रहेगा हम लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर हम लोग सारा ही जो है फॉर्मूले के साथ ही करेंगे, लिख के करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से परमुटेशन का यूज होता है। एक बार देखना पड़ेगा तुम्हें पहला वाला क्लास, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा, क्योंकि पक्का 2 घंटे का क्लास है जिसमें इंट्रो है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा।
एक बार देखोगे तो ठीक है मैम, समझ कोई में बात आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी सुनो, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, मतलब जब कनेक्ट हो जाएगा, जब क्लास देखोगे तो। अच्छा, जैसे ये वाला देखो, ये वाला आंसर दे सकते हो, 4 3 2 1, ये सब एक एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कि कितने सारे फैक्टर्स है, देखो यहाँ पर पूछा था कि इसमें द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने सारे फैक्टर्स है ये वाले फॉर्मूले में। तो अगर 4 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है बताओ, कितने सारे फैक्टर्स है। अगर हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल लिखा है तो कितने सारे फैक्टर्स है यहाँ पर, ये सभी एक एक फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर बोलो। 4। 4, नंबर ऑफ फैक्टर 4, ठीक है। तो अगर 4 फैक्टोरियल है तो नंबर ऑफ फैक्टर 4 होगा, ठीक है। तो अगर NPR है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4P4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4P4 मतलब ही 4 फैक्टोरियल होगा। कैसे, फॉर्मूला क्या है मेरा, NPR। तो NPR का मतलब N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का साइन तुम लोग जैसा चाहो दे सकते हो, ऐसा भी दे सकते हो, या फिर लाइन लगा के भी देख सकते हो। यहाँ पर 4 - 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, और ये हो गया 1, ठीक है। तो 4P4 का मतलब भी तो 4 फैक्टोरियल होगा, तो 4 फैक्टोरियल मतलब हम लोग का 4 फैक्टर हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली वो कितने के बराबर है, एन या आर के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एनपीआर में कितने सारे फैक्टर्स होंगे, एन फैक्टर्स होंगे, R - 1 फैक्टर्स होंगे, N - R फैक्टर्स होंगे, या फिर R फैक्टर्स होंगे, ये बताना है। अच्छा, हाँ एक चीज देखो, 4P4 मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये कैंसिल आउट भी तो हो रहा है। अगर 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे तो 4 3 2 1 होगा, लेकिन इसको अगर हम NPR फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा कितना सारा फैक्टर्स बच रहा है, एक तो कट जा रहा है, 1 1 कट जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना बच रहा है, आंसर तो 24 ही आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 बच रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे तो 4 3 2 1 दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे 4P4 करके, जो कि 4 फैक्टोरियल ही होता है, तो 4P4 करने से, क्योंकि देखो 4 फैक्टोरियल ही हुआ ना, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो 4 3 2 1, और ये 1 कैंसिल होने से नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हुआ, मतलब फैक्टर्स किसके बराबर हुआ, आर के बराबर हुआ, ठीक है। फैक्टर्स जो है हम लोग का 3 हो रहा है, तो फैक्टर्स हम लोग के किसके बराबर हो गया, यहाँ पर फैक्टर्स हम लोग का आर के बराबर हो गया। या फिर देखो इससे दिखाते चलो, 4P4 से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है शायद, रुको और एक डेटा लेते हैं, इससे बेटर हो, रुको। यहाँ पर एन पी और आर दोनों का वैल्यू हम अलग अलग लेंगे, एन और आर का एक ही जैसा लेने से शायद कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन फैक्टर क्या है वो सेम यही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो जैसे हम लिख रहे हैं, सपोज करो कि 5P3 ये लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 - 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 और 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 4 और 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया 3, ठीक है। तो ये 3 किसके बराबर है, ये 3 आर के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई भी एनपीआर दिया हुआ है तो उसमें कितने सारे फैक्टर्स होंगे, जितना आर का वैल्यू होगा, ठीक है। ऑलवेज ये होगा, तुम लोग कोई भी डेटा लेके चेक कर सकते हो। मैंने 5P3 लिया, तुम लोग 4P2 लेके देख सकते हो, ये देखो 4P2 लेके भी देख सकते हो। 4 फैक्टोरियल, 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1, और ये देखो 2 और 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1, तो 4 × 3 कितना फैक्टर्स बचा, 2 फैक्टर्स, जो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में, एनपीआर वाले फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनता है वो इक्विवेलेंट टू आर होता है, ठीक है। मतलब जितने सारे चीज सिलेक्ट होंगे तो आर का वैल्यू जो है वही नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, मतलब 7th नंबर का आंसर हम लोग का हो गया आर, ठीक है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आर, और ऑप्शन डी ये होगा आंसर। अच्छा, अब 8th नंबर वाला देखो, 8th नंबर में क्या बोला है, 8th नंबर में बोला है एनपीआर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एनपीआर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो कौन सा आंसर होगा। ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया है कि एनपीआर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो कौन सा आंसर होगा।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। एनपीआर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो मैंने तुम लोग को ये सिखाया है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये भी तो सिखाया है कि फैक्टोरियल का साइन ये वाला भी होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली पूछ लिया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, आर नीचे नहीं आता है इसमें, ठीक है, ये भी गलत है, आर ऊपर है, ये नन ऑफ दिस है। तो मेरा ए वाला आंसर सही जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अब 9th नंबर में देखो, बोल रहा है इफ np4 इक्वल टू 12 इंटू np2 देन n इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, इफ np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2, ठीक है। तो हमें बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है, n का वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही है, बोल रहा है -1 6 5 नन ऑफ दिस। देखो, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है -1, ऑप्शन बी में है 6, और ऑप्शन सी में है 5, और डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है, डी में है नन ऑफ दिस। अब देखो क्या है कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, हमें यहाँ पर फाइंड बोला है एन कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि कोई भी चीज हो हम लोग जो सिलेक्ट करने जाएंगे, चाहे प्लेयर का सिलेक्शन हो, चाहे किसी पोस्ट का सिलेक्शन हो, किसी को अवार्ड दे रहे हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिलेक्शन हो, जो भी हो, तो सिलेक्शन जब करेंगे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स में, तो वो थोड़ी ना कभी नेगेटिव होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ऑप्शन ए तो हमें जो है गलत ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चा 6 5 और नन ऑफ दिस, अब इसमें से देखना है कि कौन सा सही आंसर है, तो हम इसमें पहले बी ऑप्शन में 6 का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करके आंसर से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने से ये काफी बड़ा होता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए हम लोगों को उसे ऑप्शन से करना होता है। तो np4 मतलब हम n के जगह पे 6 लिख के देखते हैं कितना आंसर आता है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और इधर हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 3 2 और 1, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 20 20, और ये हो गया 18 360। अच्छा, अब इधर जो है 12 इंटू np2, अगर ये भी 360 आ रहा है तो फिर ऑप्शन बी होगा। 12 n कितना है, n है 6, p 2, 2 मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो देखो कितना हो रहा है, 12 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 12 6 को हम लोग कितना तक लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और ये नीचे 4 3 2 1। इसका भी मैंने एक ऑल्टरनेट बताया था, वो भी हमें फॉलो करना है, हम बता देते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर ये 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल, तो ये हो गया 12 इंटू 30, तो 12 इंटू 30 यहाँ पर भी हुआ था, ठीक है, तो 12 इंटू 30, ये आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी ही हम लोग का आंसर होगा। अगर एन का वैल्यू 6 हुआ तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, अगर एन का वैल्यू 6 हुआ तो ये दोनों बराबर होगा, सिंपल ये पूछा था। अब हाँ, यहाँ पर देखो ये 4 से लेके 1 तक है, इधर भी 4 से लेके 1 तक है। अब इसको अगर फैक्टोरियल में लिखना चाहे तो हम लोग 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब जो भी डेटा का फैक्टोरियल बोला है उस डेटा को बैक में लिख के हमें 1 तक लिखते जाना है, ठीक है। तो 4 3 2 1 का मतलब भी 4 फैक्टोरियल, और ये भी 4 फैक्टोरियल, मतलब अगर हम लोग चाहे तो 4 से लेके 1 तक लिखना अवॉइड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है, और ये 12 इसके आगे मल्टीप्लीकेशन था तो मिला के 360 हो गया, तो ये आंसर हम लोग का आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 9th का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 10th में भी वैसे ही दिया है, हम लोग को क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, np3 np2 इक्वल टू 3:1, देखो 10th नंबर, np3 np2 इक्वल 3:1, हम लोग को बोला है फाइंड आउट करो एन कितना होगा, तो ऑप्शन है ए बी सी करके देखते हैं, देखो ऑप्शन है 7 4 5 नन ऑफ दिस, 7 4 5
और नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने जैसे सीखा है वैसे कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे क्या आंसर क्या होगा। तो देखो एक एक करके ट्राई करना है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऑप्शन ए अगर हमारा आंसर हुआ तो चेक करते हैं होगा कि नहीं। तो अगर एन का वैल्यू 7 हुआ तो हो जाएगा 7p3 का मतलब क्या होता है मैथ्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 7p3 डिवाइडेड बाई 7p2 सॉल्व करके देखते हैं क्या 3/1 आएगा। तो 7p3 का मतलब 7 फैक्टोरियल 7 - 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल 7 - 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ये तो नॉर्मल जो मैथ्स का कंसेप्ट है कि कैसे करके, जैसे अगर तुम लोग को दे दे 2/3 होल डिवाइडेड बाई 5/9 तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे ही किया। अभी तक तो फैक्टोरियल का हम लोगों ने कुछ इसमें किया ही नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे ऐसे 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू रिवर्स हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे 4 फैक्टोरियल है। अगर चाहो तो 5 4 3 2 1 तक लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन क्यों लिखे, इसमें हमारा टाइम जाएगा क्योंकि हमें पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1। अब कैसे समझेंगे कहाँ तक लिखना चाहिए। अगर नीचे मेरा 4 फैक्टोरियल है ऊपर 5 फैक्टोरियल है तो ऑलवेज बिगर वाला डेटा स्प्लिट होता है, ठीक है। तो 5 के बाद 4 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 4 फैक्टोरियल वहीं तक लिख के रुक जाना है। तो 5 आंसर आए। बट ये तो नहीं होगा क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए 3:1। अब 3:1 का मतलब 3/1 यानी 3। अगर सॉल्व करके 3 आ गया तो वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी से ट्राई करो। 4 मैम है, Right. बोलो कौन था। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5, अच्छा देखिए है ऑप्शन सी 5, हाँ ऑप्शन सी से आंसर होगा, ठीक है। बी से भी नहीं होगा, सी से होगा। फिर भी हम एक बार दिखा देते 4p2, ये देखो 4 फैक्टोरियल 4 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 4 - 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 तक ही जाएगा, ये 2 हो गया, अगेन नहीं हुआ। अब बचा हमारे पास सी, ठीक है। तो सी से हो जाएगा, सी से यहाँ पर चेक करके देख लो 5p3 और 5p2, ये देखो 5p3 और 5p2 देख लो। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ये 5 - 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अगेन 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। तो ये देखो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। ये आ गया 3। 3 का मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं 3/1 क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है। जब 3/1 तो 3/1 मतलब ही 3:1। 3 को हम लोग आराम से 3/1 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया ना उसमें एक जो है प्रैक्टिस तो हुआ कि हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। अभी भी दो प्रैक्टिस, दो क्या 13 तक हमारा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, उसके बाद मेन क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब 11th नंबर का देखो, 11th नंबर में हमें कैलकुलेट क्या करके देने बोला है, यहाँ पर लिख रहे हैं 11th नंबर में बोला है m+n p2 m+n p2 इज टू नहीं इक्वल 56 और m-n p2 ऐसा ही बोला है शायद, हाँ इक्वल 30। ये दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है m और n का वैल्यू। देखो क्या बोला है, देन m और n क्या होगा। ऑप्शन ए है m6n2 होगा, ऑप्शन ए है m6 और n2 होगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है m और n का वैल्यू देखते हैं। एम जो है हम लोग का 7 और 1 और 4 4 7 और 1 और ऑप्शन सी है 4 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है।
तो तुम लोग को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या करोगे, ट्राई करके देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो m प्लस n कितना होगा, ऑप्शन देखो, m का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 2 है। अगर हम लोग ये मानते हैं कि इससे आंसर आ सकता है तो देखना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं। तो m प्लस n की जगह कितना लिखोगे, 6 प्लस 2 लिखोगे और p2 लिखोगे और चेक करके देखोगे 56 आता है कि नहीं। तो ये हो गया 8p2, 8p2 में 56 आएगा। चेक करते 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 6। तो 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिखे, 8 7 और 6 तक ही लिखेंगे क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहो तो 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हो पर टाइम जाएगा। तो ये हो गया 56। चलो 56 तो आ रहा है। अब m माइनस एन पी टू से अगर 30 आ गया, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ए से अगर 30 पे आ गया तब तो बात बन गया, यही हम लोग का आंसर होगा। देखते हैं 6 माइनस 2 p2, तो ये हो गया 4p2। तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4 3 2 1 और नीचे हो गया 2 इंटू 1। अब इसको तुम लोग ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल तक लिखा और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 12। तो ऑप्शन ए से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 30 की जगह कितना आ गया है, 12 आ गया है, मतलब ऑप्शन ए से आंसर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज तो हमारा कंफर्म है कि ऑप्शन बी या सी में से कोई भी एक आंसर आराम से हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी भी लोगे तो m प्लस एन 8 आएगा, ऑप्शन सी भी लोगे तो m प्लस एन 8 आएगा। तो कैसे चेक करोगे, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम लोग ऑप्शन बी से ट्राई करोगे और ऐसे लिखोगे 7 प्लस 1 p2 और इसको फिर से सॉल्व करोगे, ये तो टाइम चला जाएगा ना बेकार में, क्योंकि इसको सॉल्व करने से तो 56 आएगा, वो ऑलरेडी हम लोग करके देख चुके हैं। भले ही ये 6 प्लस 2 था, ये 7 प्लस 1 है, लेकिन डेटा तो 8 बन रहा था। तो इसका मतलब ऑप्शन बी से पहला वाला आंसर आ जाएगा, ये हमें पता है। हमें ये चेक करना है क्या ऑप्शन बी से 30 आता है। अगर आता है तो ऑप्शन बी आंसर होगा, अगर नहीं आता है तो फिर सी पे चेक करोगे, अगर किसी में भी नहीं आया तो नन ऑफ दिस दोगे। अब m माइनस इन 7 माइनस 1 p2, तो ये हो गया 6p2। अब देखते हैं 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 मतलब 4। तो देखते हैं कितना, 30 आ गया, ठीक है। तो आंसर 30 आना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। बी का जो कॉम्बिनेशन है एम और एन का, उससे मेरा 56 भी आ रहा है 30 भी आ रहा है। इसका मतलब एम का आंसर 7 और एन का आंसर जो है वो 1 होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 11th का। अच्छा 11 के बाद ये 12th नंबर, ये वाला देखो, ये तुम लोग करके बताओ। ये तो एक ही लाइन का है। 5p r इक्वल टू 60 द वैल्यू ऑफ r, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है r कितना होगा, ऑप्शंस दे दिया है a b c और d करके, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस हम बता रहे हैं यहाँ पर 3 2 4 नन ऑफ दिस, 3 2 4 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो आर का आंसर क्या होगा, बोलो। ट्राई करके देखना है, एक बार 3 से देखो, एक बार 2 से देखो, एक बार 1 से देखो, 3 से 2 से और 4 से, ठीक है। जिसमें आएगा आंसर वही होगा। अगर 3 में आ गया तो अच्छा बात है, बाकी सब ट्राई करना ही नहीं पड़ेगा। क्या बोलो, ऑप्शन ए 3। ऑप्शन ए, अच्छा चलो देख लेते हैं। 5p3, देखते हैं 5p3 से 60 आता है कि नहीं। तो 5p3 को कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 तक ही लिखते हैं क्योंकि नीचे 2 है। चाहो तो 2 इंटू 1 ऊपर नीचे दोनों में लिख सकते हो। तो ये देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, सही है। आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा। अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि आगे तक चेक करने में ना काफी टाइम जाता है। ले अगर पहले वाले ऑप्शन से आंसर आ जाए तो हमारा टाइम बच जाता है, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब 13 वाला देखो, 13 वाले में क्या बोला है, n1 प्लस n2 p2, ये देखो ऐसे दिया हुआ है n1 प्लस n2, यहाँ पर परमुटेशन ऑफ 2, ठीक है। फिर बोल रहा है इक्वल 132 और n1 माइनस n2 p2 इक्वल 30।
हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है कि देन n1 n2 का वैल्यू क्या होगा, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब n1 और n2 फाइंड आउट करने बोला है, n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 है 6 n2 है 6, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 2 9 3 10 2 9 3 नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चेक करके देखो कौन सा आंसर होगा। हम पहले वाले से चेक करते हैं, 6 और 6 वाला ऑप्शन ए से चेक करते हैं, देखते हैं 6 + 6 P2, देखते हैं कितना आएगा। 12 P2 कितना होगा, 12 फैक्टोरियल 12 - 2 फैक्टोरियल। ये देखो फॉर्मूला जो है वो तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला इस तरीके से स्प्लिट होता है, और फॉर्मूला क्यों बना हुआ है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अभी अभी भी किया, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे देखो टेबल भी याद करना होता था ना, 5 × 5 1 5 5 2 10, ठीक है, उसी तरीके से अब 5 2 10 क्यों होता है, बिकॉज 5 + 5 करके 10 होता है, इसी वजह से, ठीक है। 5 3 15, क्योंकि 5 तीन बार जो है, अगर हम लोग 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 होगा, बेसिकली 5 + 5 + 5, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो 10 फैक्टोरियल आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये 132 बनेगा, 12 11 और ये 10 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, पूरा लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को। तो 12 × 11 देखते हैं कितना होगा, 132 होगा, ठीक है। चलो पहला वाला तो हुआ। अब देखने का ये है कि 30 आता है कि नहीं। 30 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 - 6 कर दोगे तो ये तो आ गया 0 0 P2। तो अभी हम लोगों ने देखो, हमें ऑप्शन ए से चेक करना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही तो देखा कि एन क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो फिर इससे कैसे होगा, मतलब जीरो नंबर ऑफ थिंग्स से हम लोग दो थिंग्स कैसे ले सकते हैं, मतलब मेरे पास अगर 0 चीज अवेलेबल है उससे हम दो चीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें चेक नहीं भी करते तो भी चलता, ऑप्शन ए से चेक करने का जरूरत ही नहीं था। चलो बी से चेक करते हैं। अब बी से क्या चेक करोगे, अगर पहला वाला चेक करोगे दैट इज 10 + 2 P2, ठीक है। तो ये तो 12 P2, ये थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने 12 P2 सॉल्व किया तो 132 ही आया, ठीक है। एंड सेकेंड 10 - 2 P2, तो देखो 8 P2 को सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 फैक्टोरियल, देखते हैं कितना आता है, 6 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 7 और 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल 56 आया। तो क्या हमें यही चाहिए था 56, नहीं 30 चाहिए, मतलब ऑप्शन बी भी जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन सी से देखो, 9 और 3, ऑप्शन सी 9 + 3 P, 9 + 3 P2, तो ये हो गया 12 P2। 12 P2 का मतलब 132 ही होगा, 12 P2 132 होगा। अच्छा, और n1 - n2 मतलब 9 - 3 P2, ये देखते हैं कितना होता है, 6 P2, 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल। अगर ये भी नहीं हुआ तो आंसर नन ऑफ दिस होगा। 4 फैक्टोरियल, देखो 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 30, ठीक है। तो 30 ही चाहिए था हमें, 30 ही था। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखो तुम लोग जितना प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन में स्पीड लाओगे उतना जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो टाइम लगेगा। हम तो थोड़ा धीरे धीरे बता रहे ताकि तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा जो है स्पीड नहीं लाओगे तो फिर कंप्लीट करके नहीं आ पाओगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा दिखता है कि कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए लेकिन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये सब अभी तक हम लोगों ने जो भी किया फैक्टोरियल रिलेटेड जो है सिंपल क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट क्वेश्चन वो हम लोगों ने किया, ठीक है। अब आ रहे हैं जैसा हमें परमुटेशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 14 देखो इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है the number of arrangement of letters in the word, sorry, the number of ways the letter of the word, कितने तरीके से इस वर्ड में जो लेटर है उसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। अरेंज नहीं पूछा है, पूछा है कि रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वर्ड क्या है, कंप्यूटर, ये देखो वर्ड जो है कंप्यूटर,
बोल रहा है कंप्यूटर वाला जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर्स है, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब ऐसा नहीं बोला एक लेटर दो लेटर, सारे लेटर। पहले यहाँ पर मुझे बताओ तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, इस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने सारे हैं, बोलो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, बोलो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना सारा है, काउंट करना पड़ेगा। 8। 8, सही है। इसमें 8 लेटर है, ठीक है। और बोला है कि 8 में से 8 ही लेटर को सिलेक्ट करना है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज, अरेंज करना है। जैसे बचपन में अरेंज देता था ना, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, जैसे ऐसे दे दिया, अब बोला है अरेंज करो, तो तुम लोग कैसे करते थे, एप्पल APPLE, ठीक है। तो यही हो गया ना अरेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें वर्ड्स को अरेंज कर, लेकिन यहाँ पर मीनिंग वाला वर्ड नहीं बनाना है, कोई भी वर्ड बनाओ चलेगा, जितने सारे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सारे वर्ड बन सकते हैं, मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बोल रहा है कैन बी रीअरेंज, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो है ना अरेंज की जगह रीअरेंज्ड दिया है। अरेंज और रीअरेंज में फर्क क्या होता है, रीअरेंज का मतलब होता है कि ओरिजिनल वर्ड को छोड़ के बाकी सारा वर्ड, इसको बोलते हैं रीअरेंज। जैसे कि देखो मैंने जो कैट वाला बताया था तुम लोग को, कैट को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो आएगा CAT ATC, ठीक है, ऐसे करके 6 वर्ड आया था, ठीक है, ATC ACT, ठीक है, CTA, ठीक है, TCATAC, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड आया था। इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। और रीअरेंज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर कैट को रीअरेंज करना है तो रीअरेंज में क्या क्या आएगा पता है, रीअरेंज में कैट के अलावा बाकी सब आएगा, ठीक है। क्योंकि रीअरेंज वाला में तो कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है, ये एज इट इज है, इसीलिए रीअरेंज में जो है ओरिजिनल वर्ड नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर बोला है कंप्यूटर वाला जो वर्ड है इसमें जितने सारे लेटर है उसको सिलेक्ट करके कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। अब ये कोई 3 लेटर वाला वर्ड तो है नहीं कि हम लोग लिख ले COMPUTR, फिर लिखेंगे COMPUTRE, ऐसे करके अलग अलग लिखे, कितना सारा चेंजेस हो सकता है, सोचो ना। ऐसे हो सकता है ना, COMPUTRE, ये एक हो सकता है, और भी कितने सारे चेंजेस हो गए, लिखना पॉसिबल नहीं है। अभी आंसर आएगा तो पता चलेगा कि कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8, जिसको परमुटेशन में n बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ चीजों को n बोला जाता है। इसमें से सिलेक्ट कितना करना है, सिलेक्ट करना है जितने सारे लेटर है उतना, मतलब R भी हम लोग का कितना हो गया 8, ठीक है। तो 8P 8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला बनता है NPR, ठीक है। अब फॉर्मूला परमुटेशन ही क्यों लगेगा, परमुटेशन इसीलिए लगेगा क्योंकि हम लोग अगर हमें अलग अलग वर्ड बनाना है तो लेटर्स को सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है। परमुटेशन का मतलब ही था सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो 8P 8 मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। और अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 0 फैक्टोरियल तुम लोग को हमेशा 1 लिखना है। तो 8 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 40,320। बट परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो अरेंजमेंट पे बेस्ड है, रीअरेंजमेंट पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें तो फिर कितने सारे वर्ड बनेंगे, अब इतना सारा वर्ड कभी लिख सकते हो, 40,320 वर्ड्स, इतने सारे वर्ड बनेंगे। इतना सारा वर्ड जो है लिखना कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो 40,320 वर्ड का अरेंजमेंट होगा, लेकिन हमें तो बोला है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में ओरिजिनल वर्ड नहीं आएगा। तो फॉर्मूले में जब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को तो ओरिजिनल वर्ड भी इंक्लूड होता है, बिकॉज फॉर्मूला अरेंजमेंट को सपोर्ट करता है, रीअरेंजमेंट को नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि हमें बोला है रीअरेंजमेंट करने, तो इसका आंसर तुम लोग को देना है, रीअरेंजमेंट का आंसर हो जाएगा 40,320 -1, इसमें से एक वर्ड हट जाएगा जो कि ओरिजिनल वाला है, वो हम लोग का आंसर होगा 40,319। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है रीअरेंजमेंट। अगर क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट नहीं बोलता तो फिर इंक्लूडिंग कंप्यूटर वाला वर्ड हमारा आंसर होता, जिसको मैंने यहाँ पर देखो कैट से बताने का कोशिश किया है, ये देख कैट से बताने का कोशिश। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का 40,319, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला रीअरेंजमेंट 40,319, ये हम लोग का आंसर होगा।
अच्छा, ये वाला जो है रीअरेंजमेंट वाला पॉइंट ध्यान रखो, ये एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द। अच्छा, यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो 15 और 16, 17, ठीक है, ये 17, ये तीन क्वेश्चन अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो हम बता देंगे। इसके पहले तुम लोग 18 वाला क्वेश्चन कर सकते हो। 18 वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है उसी पे बेस्ड है, तो मैंने 18 वाला ही लिखा इसीलिए। देखो यहाँ पर बोला है, इफ टू स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कंटेस्ट, दो स्कूल टीम जो है, सॉरी 12 स्कूल टीम जो है वो क्विज कंटेस्ट में पार्टिसिपेट की है, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी ओन। कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ओन हो सकता है। अब देखो, मान लो स्कूल का नाम हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए स्कूल, बी स्कूल, सी, मतलब स्कूल का नाम हम नहीं लिख के एबीसीडी लिख रहे हैं, ABCDEF, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 EFGHIJK और L, ठीक है। अब देखो, ये 12 स्कूल है, 12 स्कूल का नाम मैंने इस तरीके से दिया। अब इसमें हमें ये बताना है कि अगर क्विज कंटेस्ट में ये 12 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कैसे जीता जाएगा। ऐसा हो सकता है ABC, ये मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए फर्स्ट हुआ, बी सेकंड हुआ, सी थर्ड हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए फर्स्ट, सी सेकंड, बी थर्ड, या फिर ऐसा हो सकता है CDE हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है DEC हो गया। ऐसा करके कितना सारा जो है अरेंजमेंट हो सकता है, सोचो, ठीक है, जो कि लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, काफी सारा अरेंजमेंट होगा। तो कभी ए फर्स्ट हो गया, ए फर्स्ट होने से बी सेकंड, सी थर्ड, या फिर ए फर्स्ट होने से ई सेकंड, डी थर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये तो लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया, ये हमें परमुटेशन बोला है। परमुटेशन में दो चीज होता है, एक एन होता है, एक आर होता है। इनका मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर थिंग्स क्या है, स्कूल है, ठीक है। थिंग्स क्या है, स्कूल, क्योंकि थिंग्स कुछ भी हो सकता है, तो स्कूल है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितना है, 12। अब 12 में से हमें एट ए टाइम कितने स्कूल को सिलेक्ट करना है, ताकि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है कौन किसको मिलेगा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आर बताओ, आर कितना होगा। ये अगर देख रहे हो तो इससे भी बता सकते हो, यहाँ से ध्यान से अगर देख रहे हो कि आर कितना होगा। अगर 12 स्कूल्स है और जिसमें हमें ये बताना है कि कितने तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकते हैं, हो सकता है कि ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, या फिर ACB हुआ, या फिर CD हुआ, ऐसे करके। तो कितने नंबर ऑफ थिंग्स हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ रहा है, 3। 3, ठीक है, 3। ये देखो, तीन तीन पोजीशन है ना, तीन पोजीशन के लिए सिलेक्ट करें, तो आंसर होगा 12P3। तो 12P3 सॉल्व करना पड़ेगा, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12, 11, 10, उसके बाद 9 आता है, तो नीचे 9 है तो हम 9 तक ही लिखेंगे, आगे का और डिटेल्स में नहीं लिख के ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320, 1320। 18 नंबर का आंसर हो गया 1320, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है। तो आर कैसे समझोगे, जिस डेटा पे हमें क्वेश्चन दिया, जिस तरीके का क्वेश्चन दिया उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है फाइंड आउट करना है, तो हमें आर क्या लेना पड़ेगा। एट ए टाइम हम लोग तीन ही स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बोलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन तक हमें सोचना है, तो हम लोग 4 स्कूल को सिलेक्ट करते, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बीच का क्वेश्चंस तो मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट पे है। चलो वो कंसेप्ट बताते, क्योंकि आगे जाके भी अलग अलग कंसेप्ट आते जाएगा, ठीक है। चलो, तो फिर हम लोग ये 14 के बाद 15 16 बाकी क्वेश्चन हम लोग तभी कर पाएंगे अगर ये वाला कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, परम्यूटेशंस विथ रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, जैसे यही कैट वाला ही ले रहे हैं। जैसे मान लो कैट एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें 3 लेटर्स है, ठीक है, 3 लेटर्स है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इन 3 लेटर को सिलेक्ट करके क्या करना है, जितना सारा वर्ड बन सकता है उतना सारा बना के देना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन सकता है, CAT, CTA, TAC, TCA,
ACTATC 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंसर हुआ ये किस चीज का हुआ पता है? ये आंसर हो गया इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कैट कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। कितने तरीके से हम लोग इस वर्ड में जो लेटर है उसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये पूछे तुम लोगों से, ये बताओ कि इन हाउ मेनी वेज, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, अब हम तुम लोग को दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड कैट, द लेटर ऑफ द वर्ड कैट so that the letter A comma T never come together, never come together, ठीक है। तो तुम लोग को मुझे सिंपल ये आंसर बताना है, यहाँ से देख के भी बता सकते हो कि कितने तरीके से हम लोग इसको इस वर्ड में जो लेटर है उसको अरेंज करें ताकि जो लेटर ए और टी है वो कभी भी एक साथ ना आए। तो फिर कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, कितने तरीके से वो वर्ड बन सकता है जिसमें ए और टी एक साथ नहीं आएगा, बट कैट का अरेंजमेंट भी हमें करके दिखाना है। मतलब ये देखो, ये तो टोटल अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर ए टी तो एक साथ आया है, ये देखो यहाँ ए टी आया है, यहाँ टी ए आया है। ए ए कॉमा टी एक साथ नहीं आना चाहिए, तो ए कॉमा टी अगर एक साथ नहीं आएगा तो कितना सारा वर्ड बनेगा, बोलो, और कौन कौन सा बनेगा? बोलो कौन कौन सा बनेगा, ये तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है। ए टी अगर एक साथ नहीं आएगा, ए कॉमा टी, ठीक है, ए लेटर और टी लेटर अगर एक साथ नहीं आएगा तो कितने सारे वर्ड बनेंगे वो तो लिख के देखना पड़ेगा ना। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो देख के भी बोल सकते हो, लिखना चाहो तो लिख के भी देख सकते हो। बोलो कौन कौन सा तीन वर्ड आएगा। हो रहा है। हाँ बोलो क्या क्या आएगा, कितना सारा आएगा? तीन। तीन आएगा, TCA ACT। हाँ, ये देखो टी ए सी आएगा, टी सी ए आएगा, अच्छा ए TCA सी आएगा। टी आएगा, हाँ ये तीन आएगा, ठीक है। अच्छा और कुछ यस। आएगा? और कुछ आएगा? ये वाला नहीं आएगा, देखो इसमें ए टी एक साथ है, चलो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो ए टी एक साथ है इसीलिए नहीं आएगा। टी ए ये भी नहीं होगा क्योंकि मैंने लिखा है ए कॉमा टी, मतलब लेटर वाइज लिखा है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा टी सी ए सी टी ए टी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम ये पूछे कि इन हाउ मेनी वेज, अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये पहले प्रैक्टिकली बता रहे फिर इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज, वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड cat so that the letter at, the letter a comma t always come together, ऑलवेज कम टुगेदर, हमेशा एक साथ होगा। ऐसा कितना सारा वर्ड बन सकता है, बोलो कौन कौन सा बनेगा? अभी जो आंसर दिए हो इसके पहले वाले क्वेश्चन का, उसका ऑपोजिट आंसर ही होगा, ठीक है। तो बोलो कौन कौन सा वर्ड होगा जिसमें ए टी या टी ए ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा, बोलो कितने सारे लेटर हो जाएंगे? एक हो जाएगा सी ए टी, कितना सारा वर्ड होगा? एक होगा सी, हाँ सी टी ए, और एक ए सी टी, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना सारा हो गया? ए टी जो है ऑलवेज टुगेदर, यहाँ पर हो गया सी ए टी, देखो मैंने कितना सारा लिखा है यहाँ पर, सी ए टी, सी टी ए, टी ए सी, हाँ तीन हो गया है। ए टी ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, तीन हो गया है, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब इसको अगर हम लोग जो है अगर जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से लेके चले तो कैसा मैम होगा? थी आप यहाँ पे एसीटी लिख दिए, टीएसी होना चाहिए। वो एसीटी लिखती है। हाँ अच्छा, इसमें मैंने लिखा है एटी ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है, तो कम टुगेदर में एटी टी ए टी ए सी, टी ए सी। तो टोटल देखो, टोटल अरेंजमेंट में कितने सारे, ये जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल कैट को अरेंज करो तो 6 वर्ड्स बनता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन आया तो रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग इधर तो हम लोग का 3 वर्ड्स बना, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने क्या किया, ए टी नेवर कम टुगेदर, ये वाला आ गया, ए और टी एक साथ कभी ना आए, ठीक है, और ए और टी एक साथ अगर आए तो फिर ये 3 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट हम ना देख लेते हैं यहाँ पर मैंने सही सही लिखा है कि नहीं, सी ए टी सी टी ए सी टी ए सी टी ए टी सी, ठीक है, टी ए सी टी सी ए, ठीक है। अच्छा अब जब भी हमें कोई चीज टुगेदर बोलेगा तो हमें ना उसे मिला के एक ग्रुप मानना है, ठीक है, एक ग्रुप मानना है। जैसे मान लो बोला है टी और ए या ए और टी ऑलवेज कम टुगेदर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टी ए या ए टी जहां पर भी है वो देख के तो हम लोगों ने वर्ड सिलेक्ट किया, तो ये दोनों को मिला के हमें क्या मानना है, एक यूनिट या फिर एक ग्रुप मानना है। क्यों एक ग्रुप मानना है? जैसे मान लो दो फ्रेंड में काफी अच्छा फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पर बैठने का अरेंजमेंट है तो हमें तो पता ही है कि दोनों एक ही जगह पे बैठेंगे, ठीक है, दोनों एक ही जगह पे बैठेंगे, जैसे ये वाला, ठीक है, तो इनको हम लोग एक ही मान सकते हैं कि भाई ये अगर इधर मतलब जैसे मान लो 2 चेयर लगे हुए हैं और 3 चेयर लगे हुए हैं, अगर हमें पता है कि दो पक्के फ्रेंड है तो फिर ये यहाँ बैठेगा तो उसका फ्रेंड या तो इधर या तो इधर इस तरीके से बैठेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग का ए टी वाला कंसेप्ट भी देखो तो ये दोनों जो है एक ही जैसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक ग्रुप मान सकते हैं। अब एक ग्रुप क्यों मान रहे हैं बता रहे, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व कर सके। अब देखो टोटल लेटर कितना सारा है, टोटल लेटर था हम लोग का 3 कैट में, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना है, ये वाले क्वेश्चन पे बता रहे, रेस्ट्रिक्टेड वाला लेटर 2 है कि भाई ए और टी एक साथ ही होना चाहिए, अलग अलग होने से नहीं चलेगा। अब रेस्ट्रिक्शन देखो, रेस्ट्रिक्शन कितने सारे हैं, रेस्ट्रिक्शन है हम लोग का 2 लेटर का, ठीक है, तो फिर जो बिना रेस्ट्रिक्टेड लेटर निकला वो कितना निकला, 1, ठीक है, बिना रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितना निकल गया, 1 निकल गया। अच्छा अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो लेटर पे था वो था ए कॉमा टी, और नॉट रेस्ट्रिक्टेड जो लेटर था वो था हम लोग का सी, ठीक है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। टोटल लेटर तो हम लोग का ए सी और टी है, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल लेटर है हम लोग का सी ए और टी, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन वाला लेटर ए कॉमा टी है, तो नॉट रेस्ट्रिक्शन वाला कौन सा आ गया, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, नॉट रेस्ट्रिक्शन वाला लेटर हम लोग का हो गया सी, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखो ये टोटल लेटर 3 है, रेस्ट्रिक्शन हमारा 2 लेटर्स पे है, ठीक है, 2 लेटर्स को हम लोगों को क्या मानना है, 2 लेटर्स को हम लोग को मिला के 1 मानना है, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे, इसको एक यूनिट या एक ग्रुप मानना है, रेस्ट्रिक्टेड लेटर को हम लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट, भले ही वो 2 हो 3 हो या 4 हो, हमें उसे क्या मानना है, एक ही मानना है, एक यूनिट या एक ग्रुप मानना है, ठीक है। तो अगर टी और ए मेरा रेस्ट्रिक्टेड लेटर जो है वो 2 है तो वो दोनों मिला के हम लोग एक मानेंगे, और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड लेटर है वो मेरा एक ही बचा, ठीक है, तो टोटल लेटर का अरेंजमेंट हम लोग मानेंगे कि 2 लेटर का हमें करना है, ठीक है, क्योंकि टी ए को हम लोग एक ही मानेंगे, तो ये है टी ए का अरेंजमेंट के लिए, और ये है सी, सी तो एक ही बचा तो एक ही होगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट हमें 2 चीजों का करना है, तो 2 चीजों का अरेंजमेंट फॉर्मूला क्या होगा, एनपीआर, एनपीआर मतलब 2p2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेटर भी 2 ही है, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन होगा हम लोग 3 नहीं मान के उसे 2 मानेंगे, क्योंकि जो लेटर्स जितने सारे लेटर्स में रेस्ट्रिक्शन होता है उसे हम लोग एक यूनिट या एक ग्रुप मानते हैं। तो देखो यहाँ पर एन क्या हो गया, 2 टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स, और आर क्या हो गया 2, क्योंकि हमें सारे लेटर्स को लेके, अब देखो जब हम लोग ये
सिलेक्ट कर रहे हैं तो टी और ए को लेंगे, और जब ये वाला पोर्शन लेंगे तो सी को लेंगे, ठीक है। तो टोटल एन हो गया मेरा 2 यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन वाला, और आर हो गया मेरा 2। मुझे 2 लेटर सिलेक्ट करना है, तो 2p2 का आंसर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये 1, मतलब 2 इंटू 1, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा नहीं 3 आना चाहिए, 2 कैसे आ गया मेरा, एक मिनट रुको, क्या गलत लिख दिया मैंने, ए टी है, टी ए है, और टी ए ठीक तो लिखा है मैंने यहाँ पर, ए टी, तो प्रैक्टिकली तो 3 ही आ रहा है, यहाँ पर मेरा एक कम कैसे हो गया। टोटल लेटर्स 3 है, उसमें से रेस्ट्रिक्टेड वाला 2, तो 1 + 1 2 हो गया, तो मेरा 2p2 करने से तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2p2 करने से तो मेरा 2 ही आ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो आना चाहिए 3 आना चाहिए। एक मिनट रुको, क्या गलत हो गया मेरा, टुगेदर और नॉट टुगेदर मिला के ऑलवेज टुगेदर वाला 4 है, 4 है, मैंने गलत लिखा है क्या, 4 होना चाहिए ऑलवेज टुगेदर वाला, 4 क्या क्या होगा, ए टी टी ए टी ए ए टी, अच्छा ए टी टी ए ATC, ओ अच्छा, ये देखो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा, AT ये भी तो है, ये भी एक लिखना पड़ेगा, ATC ये भी तो होगा, ATC। तो ऑलवेज कम टुगेदर वाला हमारे पास 4 वर्ड बन रहा है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली जब लिख के देख रहे हैं 4 वर्ड बन रहा है। तो रेस्ट्रिक्टेड वाला जो लेटर है वो हम लोग का हो गया कितना, रेस्ट्रिक्टेड वाला 1 हो गया, और मतलब दोनों मिला के, और नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला 1 यानी 2। अच्छा 2p2 हम लोग का हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2p2 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लेटर का अरेंजमेंट किया। अब देखो यहाँ पर ना पहले थोड़ा सा गलत लिखा था, यहाँ 4 वर्ड होना चाहिए, मैंने 3 वर्ड लिखा था, इसीलिए मेरा आंसर मिसमैच आ रहा था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम फिर से समझाते हैं, तो जो मेरा रेस्ट्रिक्शन वाला है उसे मुझे क्या मानना है, 1 यूनिट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड वाले को मैंने 1 यूनिट मान लिया, और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वो सी बचा, एक ही लेटर है तो 2 हो गया, ठीक है। तो एन मेरा 2, आर मेरा 2, नॉर्मली एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना बन गया 2, क्योंकि टी और ए को हम लोगों ने 1 मान लिया, और सी 1 बचा तो 2 हो गया। अब 2 चीजों का सिलेक्ट और अरेंजमेंट कैसे करना है, 2p2 तरीके से, लेकिन टी और ए जिसको मैंने एक माना है, टी और ए आपस में इंटरचेंज कर सकता है, कैसे, टी ए हुआ तो भी मुझे चलेगा, ए टी हुआ तो भी मुझे चलेगा। अब 2 लेटर जब आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस केस में एन 2 हुआ, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 2 हुआ, जिसको हमें अरेंज करना है या तो ए टी या तो टी ए फॉर्म में, और जब भी अरेंज करेंगे तो 2 लेटर सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये 2p2 तो ओवरऑल अरेंजमेंट के लिए हुआ, और टी ए और ए टी अपने अंदर जब इंटरचेंज करेगा तो भी 2p2 होगा। तो 2p2 का आंसर ये देखो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1, मतलब 4, ये देखो 4, ठीक है। तो फॉर्मूले से इस तरीके से आएगा कि अगर कोई भी हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, सो दैट द लेटर दिस वन डू नॉट कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर या नॉट कम टुगेदर, ठीक है, तो क्या होगा, तो कम टुगेदर देखो 4 लेटर होगा, ठीक है। तो कम टुगेदर का ये प्रैक्टिकली लिख रहा है क्योंकि छोटा सा वर्ड था, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं लिख पाएंगे अगर बहुत बड़ा वर्ड होगा, तो उसमें क्या करना है, हमें जो भी एक साथ आना चाहिए लेटर्स को उसे हमें एक ग्रुप मानना है। तो मैंने उसे एक ग्रुप मान लिया, और मान लेते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन वाला एरिया है, क्योंकि उसमें हमें टी और ए को साथ साथ रखना है। अब एटी फॉर्म में भी रख सकते हैं, टी ए फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितना सारा था, सभी को मिला के 1 मान लेंगे, और नॉट रेस्ट्रिक्टेड बचा कितना, अब ओवरऑल तो वर्ड में 3 ही लेटर था, 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो एक नॉट रेस्ट्रिक्टेड बचा, तो हम लोग मानेंगे कि टोटल हम लोगों का अभी लेटर, टोटल अरेंजमेंट हमें कितने सारे लेटर का करना है, टोटल अरेंजमेंट हमें 2 लेटर का करना है, 2 लेटर और दोनों को ही सिलेक्ट करना है, तो 2p2 हो जाएगा। लेकिन वो 2 में अगर देखो तो वो 2 नहीं है एक्चुअली, उसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन वाला एरिया है इसमें ऑटोमेटिकली आगे से ही 2 चीज है, तो फिर उसमें कैसे करके हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, टी ए और ए टी, तो टी ए और ए टी ये 2 ही अरेंजमेंट हो सकता है इसके अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा 2p2 करने से ये आंसर आया। मतलब ये फॉर्मूले से आंसर आ गया कि अगर एटी ऑलवेज कम टुगेदर होगा तो ऐसा 4 वर्ड्स बनेगा, ठीक है। और अगर हमें पूछ ले कि नॉट कम टुगेदर वो कैसे निकालोगे फॉर्मूले से, तो पहले निकाल
निकालेंगे बिना रेस्ट्रिक्शन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बिना रेस्ट्रिक्शन का आंसर क्या होगा, देखो ये देखो, बिना रेस्ट्रिक्शन के आंसर क्या होगा, सिक्स वर्ड्स, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 6 वर्ड्स बन सकता है। और ऑलवेज कम टुगेदर, ए और टी अगर एक साथ आए उसमें कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, 4 वर्ड बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 वर्ड, ठीक है। तो मतलब ये वाला क्या है, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, और ये है ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, हमेशा एक साथ आए, ऐसे कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, 4। और बिना रेस्ट्रिक्शन के 6 वर्ड बन सकता है। तो नॉट कम टुगेदर कितना आएगा, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर से अगर ऑलवेज टुगेदर लेस कर देंगे तो फिर हम लोग का 2 ऐसा यहाँ पर आ जाएगा वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड आ जाएगा जो कि जिसमें ए और टी नेवर कम टुगेदर होगा। जैसे ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि टीएसी में तो टी और ए एक साथ है। तो 2 ऐसा लेटर होना चाहिए, 2 ऐसा वर्ड निकल के आ रहा है जिसमें ए और टी जो है वो एक साथ नहीं है, सिर्फ 2 ही ऐसा वर्ड निकल के आ रहा है। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ऑलवेज टुगेदर करके सॉल्व करके नॉट टुगेदर वाला निकालेंगे। और अगर ऑलवेज टुगेदर वाला बोला तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। देखो इससे समझाते हैं और एक बार। तो हम लोग को एक वर्ड दिया है फेलियर, ठीक है, फेलियर एक वर्ड दिया है और हमें क्या बोला है कि कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं इस लेटर के सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर। तो सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने सारे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है। अब इसमें काउंट कर, इसमें फाइंड आउट करेंगे वावल्स कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वावल्स में एफ, एफ तो कॉन्सोनेंट होता है, ए वावल्स हो गया, आई वावल्स हो गया, एल कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, यू वावल हो गया, आर जो है कॉन्सोनेंट हो गया, ई वावल हो गया। अब हमें बोला है कि ऐसा वर्ड बनाओ जहां पर जो है वावल्स ऑलवेज एक साथ रहेगा। देखो वही पूछा है, ऐसा वर्ड बनाओ जहां पर वावल्स जो है ऑलवेज कमिंग टुगेदर। अब देखो अगर इसको मतलब एकदम प्रैक्टिकली समझना चाहो तो कैसा वर्ड बन सकता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। मान लो हम लोगों ने ऐसा लिखा यहाँ पर एफ, ठीक है, एफ लिखा, एल लिखा, आर लिखा, ए आई यू ई, ये होना चाहिए, मतलब ये एक साथ होना चाहिए। अब एक साथ होने का मतलब ये नहीं है कि ए आई यू ई ही होना चाहिए, ए आई यू और ई एक साथ होना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि पीछे ही लिखा जाए, ऐसे भी हो सकता है एफ ए आई यू ई फिर इधर एल आर, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है एल फिर ए आई यू ई एफ आर, इस तरीके से वर्ड बनेगा ना। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे ये सब वैसे वर्ड बन रहे हैं जहां पर वॉवल्स टुगेदर आएगा। टुगेदर आने का मतलब है कि ए आई यू ई एक साथ ही बैठेगा। अब इसके सीक्वेंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले ए आएगा या आई आएगा या यू आएगा या ई आएगा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस तरीके से वर्ड बनेगा जहां पर वावल्स ऑलवेज टुगेदर होगा। तो अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि जो टुगेदर वाला है उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम कर रहा है ना कि भाई हम लोगों को एक ही साथ बैठना है, ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो रेस्ट्रिक्टेड वाली चीजों को हमें एक यूनिट मानना पड़ेगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड वाले चीजों को एक यूनिट या एक ग्रुप मानना पड़ेगा। तो बाकी नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले चीजों को हम लोग अलग से काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितने सारे हैं, 4। नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितने सारे हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड है यहां से देखो 3, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड वाला है इसे हमें हमेशा 1 यूनिट मानना है चाहे कितने भी हो, और बाकी जो है एज इट इज रहेगा। जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड 3 है तो उसे 3 ही मानना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल अरेंजमेंट हम लोग मानेंगे कि 4 चीजों का करना है, टोटल अरेंजमेंट हमें 4 चीजों का करना है, ठीक है।
टोटल अरेंजमेंट हमें चार चीज, जैसे मान लो ये अगर जैसे मैंने बोला ये ए आई यू ई, मान लो ये चार अच्छे दोस्त है, तो अगर हमें पता है कि हमें इन चारों को एक ही जगह पे बैठाना है, ठीक है, तो ए जहां बैठेगा बाकी सब वहां बैठ जाएंगे, या फिर आई जहां बैठेगा बाकी सब उसके आसपास, या फिर यू जहां होगा बाकी सब उसके आसपास, ई जहां होगा बाकी सब उसके आसपास। लेकिन एफ एल और आर को कहीं भी बैठाओगे तो चलेगा, ठीक है, तो वो नॉट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। टोटल अरेंजमेंट इसका मतलब हमें क्या करना है, इन सब का तो एक ही मान के चलो कि एक जहां बैठेगा बाकी सब वहीं बैठेगा, तो उनका अरेंजमेंट एक ही मानेंगे, और ये एफ एल आर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट 4 हो गया। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन जो है 4 हो गया, इसमें एन 4 हो गया, और आर कितना हो गया, आर हो जाएगा हम लोग का 4, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट 4 है, तो चार में से चार चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 4p4, ठीक है। तो 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ठीक है। तो ये देखो अब ये याद हो जाता है करते करते, तो बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है, 24 होता है। लेकिन यहीं पर अरेंजमेंट खत्म नहीं हुआ, ए आई यू ई अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, ठीक है, भले ही वो एफ एल आर के साथ इंटरचेंज ना करे, हमेशा एक साथ रहे, लेकिन वो आपस में इंटरचेंज तो कर सकते हैं। तो ए आई यू ई जो आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो उसमें एन कितना है, चार लेटर है, और फिर चारों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो अगेन 4p4, अगेन 4p4 का आंसर कितना आता है 24। तो हमें अरेंजमेंट कैसे करना है, हमें अगर फेलियर वाला वर्ड से पूरा वर्ड बना के देना है, तो हमें ये अरेंजमेंट भी चाहिए और ये अरेंजमेंट भी चाहिए, तो दोनों चीज अगर एक साथ चाहिए तो हम लोग बोलेंगे एंड, इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे कि ये अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट चाहिए। एंड होने से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मैथ्स में कहीं पर भी एंड होने से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 24 इंटू 24 देखो कितना आंसर हो रहा है 576, ये आंसर होगा 576। मतलब ये देखो ऐसा वर्ड बन सकता है, सपोज ए यू ई आई ये और एफ एल आर, हम 2-3 लिख के, 576 तो लिखना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये देखो। या फिर ऐसे हो गया ए आई ई ओ एल आर, ठीक है, एल आर ए यू ई आई लिखेगा, मैंने ये 3 लिखा, मेरे दिमाग में फिलहाल जो आया, तुम लोग कुछ और भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, अरेंजमेंट कितने चीजों का हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट देके कवर कर दिया है इनको तो हम लोग एक मान रहे हैं ना, तो 1 2 3 4, फिर देखो 1 ये एफ एल आर और ये पूरा 4, फिर एल आर और ये पूरा और 4, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला बना 4p4। अब ये ए यू ई आई अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, कभी ए यू ई आई हो रहा है, कभी ए आई ई यू, ऐसे करके भी तो हो सकता है ना। तो ये आपस में 4 लेटर जब इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 4 लेटर जो है 4 जगह पे इंटरचेंज करेंगे, तो 4 लेटर को अगर इंटरचेंज करना है तो 4 लेटर को ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें भी 4p4 होगा, और ये दोनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके फेलियर वाला जो वर्ड है उससे वर्ड बनेगा, तो वर्ड तो पूरा सारे लेटर को लेके ही बनाना है, तो ये अरेंजमेंट भी होगा एंड ये अरेंजमेंट, मतलब ये अरेंजमेंट एंड ये अरेंजमेंट, तब जाके मेरा कंप्लीट होगा। तो दोनों अरेंजमेंट अगर मिक्सड अप होगा तभी जाके मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों अरेंजमेंट मेरा होगा तभी जाके तो मेरा आंसर आएगा, तो दिस वन एंड दिस वन, तो 24 एंड 24, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट प्लस ये अरेंजमेंट, ये दोनों मिक्सड अप होगा तब जाके जो है फेलियर वाला जो वर्ड है उससे हम लोग का ऐसा अरेंजमेंट बनेगा जहां पर जो वावल्स है वो हमेशा एक साथ होंगे, ठीक है, वो हमेशा एक साथ रहेगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड in such a way that the best and worst paper never come together, the number of arrangements are, ठीक है। तो सेम चीज है, यहाँ vowels था, यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ पेपर्स का अरेंजमेंट। तो चलो देखो, बोल रहा है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर है, 10 एग्जामिनेशन पेपर, अब नाम दे देते हैं, देखो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9,
पेपर 10, ठीक है। अब बोला है इसको ऐसे अरेंज करना है, कितने सारे पेपर हैं, n हो गया 10, ठीक है, 10 पेपर है। 10 पेपर का हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी एक साथ ना आए, ठीक है। तो अभी मैंने तुम लोग को एक छोटा एग्जांपल से सिखाया था कि नेवर कम टुगेदर को कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो, नेवर कम टुगेदर को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये देखो, पहले टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर निकालेंगे, फिर टुगेदर वाला लेस करेंगे तो नेवर कम टुगेदर आ गया। मतलब ऐसा वर्ड्स दो ही है जहां पर ए और टी एक साथ नहीं आया था। तो अगर नेवर कम टुगेदर निकालना है, पहले बिना रेस्ट्रिक्शन के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो अगर इस एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट होता, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ये पेपर कैसे अरेंज हो सकता है। तो एन भी 10, आर भी 10, 10 पेपर को अगर अरेंज करना है तो 10 में से 10 को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 10 p 10 हो जाएगा। 10 p 10 का मतलब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पूरा और इसको सॉल्व करके नहीं लिख रहे, फिर सिर्फ 10 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, ऑल टाइप अरेंजमेंट है। ऑल टाइप अरेंजमेंट का मतलब इसमें बेस्ड ओर्स्ट सभी पेपर का अरेंजमेंट दे दिया है, ऐसा नहीं है कि इसमें बेस्ड ओर्स्ट वाला नहीं है। अब मान लो ऐसे लिखते हैं, इफ बेस्ड एंड ओर्स्ट पेपर कम टुगेदर, ठीक है। अगर बेस्ड और ओर्स्ट पेपर एक साथ आए तो क्या होगा। वैसे क्वेश्चन में हमें पूछा एक साथ नहीं आने आएगा, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा। तो अगर बेस्ड और ओर्स्ट पेपर एक साथ आए तो क्या होगा। तो हम लोग का पेपर कितना है 10, उसमें से हमें बेस्ड और ओर्स्ट को क्या करना है, एक साथ लेना है। तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, वो दोनों ऑलवेज जो है एक साथ रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड वाला हो गया। तो ये हो गया बेस्ड। रेस्ट्रिक्टेड वाला क्या क्या है, बेस्ड और ओर्स्ट पेपर है, मतलब दो पेपर। लेकिन हमें पता है कि इसको हमें क्या करना है, एक यूनिट मानना है। जो चीज एक साथ आएगा वो हमें एक यूनिट मानना है। तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना बचेगा, 10 में से अगर दो मेरा एक साथ आएगा तो फिर मेरा जो मतलब बेस्ड और ओट्स मेरा रेस्ट्रिक्टेड है, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना हो गया, 8। 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने चीजों का करना है, ऐसा सोचना पड़ेगा। टोटल अरेंजमेंट 9 चीजों का होगा, क्योंकि बेस्ड और ओट्स तो एक साथ ही आना है। तो 9 चीजों का अरेंजमेंट कैसे होता है, एन पी एन, ठीक है, क्योंकि 9 में से 9 चीज सिलेक्ट करना है ना, तो एन भी 9 और आर भी 9, ठीक है। तो 9p9। लेकिन ये करने से तो सिर्फ होगा नहीं, बेस टोर्स भी तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो और वो वाला अरेंजमेंट भी हमें कंसीडर करना है, यानी एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। तो बेस टोर्स दो पेपर आपस में कैसे इंटरचेंज हो सकता है, दो ही तरीके से बैठ सकता है, या तो बेस टोर्स या तो ओर्स्ट बेस, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट में आ सकता है। तो दो पेपर, दोनों पेपर को ही सिलेक्ट करना है, मतलब एन भी 2 और आर भी 2। तो ये हो गया 2p2, ठीक है, 2p2। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 9p9 इंटू 2p2। तो 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अब देखते कितना आएगा। 9 फैक्टोरियल मतलब, अच्छा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहां 10 फैक्टोरियल सॉल्व नहीं किया है तो इसको नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे लिख के रख दिया। लेकिन हमें ये पूछा नहीं है कि एक साथ आने से क्या होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बोल रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट करो कि जो पेपर्स है बेस्ड और ओर्स्ट वो नेवर कम टुगेदर हो, ठीक है। तो देखो ऐसे हो जाएगा फिर, इफ बेस्ड एंड ओर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, बेस्ड और ओट्स पेपर कभी भी एक साथ ना आए, वो कैसे होगा। तो ऑल टाइप अरेंजमेंट जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल टाइप अरेंजमेंट कितना सारा है,
अभी अभी हम लोगों ने निकाला 10 फैक्टोरियल, जिसमें बेस्ड और ओर्स्ट पेपर टुगेदर वाला अरेंजमेंट भी है, नॉट टुगेदर वाला भी है। मतलब जब हम लोग 10 पेपर को अरेंज कर रहे हैं, मान लो ये बेस्ट वाला है, ये ओर्स्ट वाला है, तो जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो ऐसा भी हो रहा है कि P1 और P5 जो है आपस में एक साथ नहीं बैठा है, और ऐसा अरेंजमेंट भी है जहां एक साथ बैठा भी है। ठीक है, मतलब जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन के अलावा ही हम लोगों ने अरेंजमेंट किया, वहां तो सब तरीके का अरेंजमेंट होगा। अब यहां से हम लोग लेस कर देते हैं बेस्ड एंड ओर्स्ट पेपर टुगेदर वाला अरेंजमेंट। ओर्स्ट टुगेदर वाला अरेंजमेंट वो क्या है? वो है हम लोग का 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या है? बेस्ड और ओर्स टुगेदर वाला है, लेकिन मुझे चाहिए नॉट टुगेदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 10 फैक्टोरियल से इसे लेस करना पड़ेगा। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 1 तक लिख सकते हैं, बट मैंने 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले ले। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो ये क्या आ गया? 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 होता है, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 होता है, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर 9 फैक्टोरियल इंटू 8 मतलब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। तो रेस्ट्रिक्शन वाला कंसेप्ट इस तरीके से होगा। रेस्ट्रिक्शन वाले में हमें क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन वाले में हमें ये देखना है कि जो रेस्ट्रिक्टेड है उसको हम लोग एक यूनिट या एक ग्रुप मानेंगे, बाकी नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना बचा वो देखेंगे, फिर टोटल करके बोलेंगे कि टोटल इतने चीजों का हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहां पर काउंट डाउन कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड वाली चीजों को एक ही मानते हैं, तो फिर वो चीज तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, अपने अंदर जो है पोजीशन अरेंजमेंट चेंज कर सकता है, फिर उसको अलग से करना है। करने के बाद हमें निकालना है कि क्या आंसर आएगा। और अगर हमें कभी पूछा कि नेवर कम टुगेदर वाला निकालो, चाहे कोई भी चीज पे पूछे, तो हम लोग हर टाइप का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब जिसमें टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों आएगा, फिर वहां से लेस कर देंगे जो टुगेदर वाला पोर्शन है, तो हमें नॉट टुगेदर वाला मिलेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 17th नंबर, इसमें भी कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 17th नंबर में क्या बोला है? बोला है कि एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। ठीक है, तो एन आर्टिकल्स का हमें अरेंजमेंट करना है, तो एन आर्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा? बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एन आर्टिकल का अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, एन पी एन। ठीक है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एन आर्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होगा? एन पी एन तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इफ हमें पूछा है कि नेवर कम टुगेदर, देखो हमें क्या पूछा है यहाँ पर? पूछा है नेवर कम टुगेदर। तो नेवर कम टुगेदर अभी मैंने बताया, अगर नेवर वाला होगा तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कम टुगेदर वाला। ठीक है, तो नेवर कम टुगेदर के लिए पहले हम लोग लिखेंगे इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर। अगर दो आर्टिकल एक साथ आए तो क्या होगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन में से रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना है? 2, वो एक साथ आना चाहिए, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना होगा? अगर एन में से 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड n माइनस 2 होगा। जैसे 10 में से 2 अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो बचा कितना? 8। 8 हम लोग का क्या हो जाएगा? 8 हम लोगों का नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाला हो जाएगा। तो वैसे ही अगर n में से 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड 2 हो जाएगा। अब ये 2 को हमें क्या मानना है? एक यूनिट, और बाकी ये वाला एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में किया। ये देख, ये n है बोल के कंफ्यूज मत हो जाओ, रेस्ट्रिक्टेड वाला बेस सोर्स था, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना हो गया? 8। ठीक है, अब ये टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? टोटल अरेंजमेंट 1 प्लस n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 2 यानी n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 यानी n माइनस 1 चीजों का अरेंजमेंट करना है, तो n माइनस 1 चीजों का अरेंजमेंट कैसे होगा? n माइनस 1 p n माइनस 1। ठीक है, जैसे अगर बचा हुआ देखो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पर सिमिलर करके देखो, 9 था तो 9 चीजों का अरेंजमेंट कैसे होगा? 9 p 9। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर
n-1 p n-1, और ये जो दो रेस्ट्रिक्टेड चीज है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, तो एंड 2p2, ठीक है, एंड 2p2 ये हो गया। जैसे देखो अगर इसका प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, देखो जैसे हमारे पास तीन चीज है, कैलकुलेटर, मान लो कैलकुलेटर है, पेन है और लैपटॉप है, ठीक है, बोला था ना एन अरेंजमेंट्स, तो एन चीज, एन मतलब तीन चीज, अब तीन चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हो, कैलकुलेटर पेन लैपटॉप, कैलकुलेटर लैपटॉप पेन, पेन लैपटॉप कैलकुलेटर, पेन कैलकुलेटर लैपटॉप, ठीक है, अच्छा, लैपटॉप कैलकुलेटर पेन, लैपटॉप पेन और कैलकुलेटर, तो देखो कितना सारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अरेंजमेंट हो गया जिसमें किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनपीएन, तो इसमें भी तुम लोग ऐसे कर सकते हो, 3p3 जो है वो 6 आंसर आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 - 3 यानी 0, ठीक है, तो ये हो गया 6 आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली लिखोगे, अब बोल रहा है कि दो अगर आर्टिकल अगर एक साथ आए, जैसे मान लो कि सी और पी, कैलकुलेटर और पेन एक साथ आए, तो कितना अरेंजमेंट होगा, तो सीपीएल होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पीसीएल हो जाएगा, एलसीपी हो जाएगा, एलपीसी हो जाएगा, तो कितना सारा हो गया, चार ऐसा अरेंजमेंट हो गया जहां पर कैलकुलेटर और पेन जो है वो एक साथ आ रहा है। तो ऐसा कितना अरेंजमेंट है जहां पर कैलकुलेटर और पेन एक साथ नहीं आएगा, तो ऐसा दो ही बचेगा, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट 6 है, उसमें से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में देखते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना हो गया, 2 हो गया, रेस्ट्रिक्टेड वाला 2 हो गया, और बिना रेस्ट्रिक्टेड का एक, तो टोटल अरेंजमेंट 3 हो जाएगा, तो 3p3, और ये दोनों जो रेस्ट्रिक्टेड वाले ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 2p2, तो 3 फैक्टोरियल 3p3 3 फैक्टोरियल होगा, है करके देख सकते हो, 2p2 2 फैक्टोरियल होगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर 2+1 तो नहीं हो रहा है, रुको एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन वाला 2 है और 1 है, ठीक है, ये देखो ये दो रेस्ट्रिक्टेड मिला के 1 हो गया, और लैपटॉप एक है 1, यानी दो चीजों का अरेंजमेंट, तो दो चीजों का अरेंजमेंट 2p2, ठीक है, टोटल दो चीजों का अरेंजमेंट, और ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, तो अगेन 2p2, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, तो ये देखो 4 ही तो आना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर n-1 p n-1, अब इसको सॉल्व करना है, तो n-1 p n-1 कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस n-1, ठीक है, जैसे ये देखो 8p2, तो क्या करते हो 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 करते हो ना, वैसे ही n-1 मतलब n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस ऑफ n-1 इंटू 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 फैक्टोरियल, अब देखो कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल, और ये देखो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ये देखो n-1 माइनस n+1, ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 2 आर्टिकल कम टुगेदर, ठीक है। अब हमें पूछा था नेवर कम टुगेदर, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर जो अरेंजमेंट है उसका आंसर क्या है, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर का है ये वाला एनपीएन, एनपीएन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल, ऑलवेज अगर एन और आर बराबर है ना तो ये होता है, ये लास्ट क्लास मैंने फॉर्मूले में एक्सप्लेन भी किया था, तो वैसे ही देखो अगर n-1 पी n-1 है ना, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, वो n-1 फैक्टोरियल ही होगा, 2p2 2 फैक्टोरियल ही होगा, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है n फैक्टोरियल, और जो टुगेदर वाला है उसका आंसर आया है n-1 फैक्टोरियल इंटू 2, या 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। अब हम लोग को क्या करना है, नॉट टुगेदर निकालना है, तो नॉट टुगेदर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देखो कैसे निकलेगा, ये हो गया n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 हो गया। अब n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं,
n इंटू एन माइनस वन, क्यों? क्योंकि अगर 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 7, 7 को क्या लिखते हैं 8 माइनस वन लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये लास्ट क्लास में बताया था, तो वहां पर एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स है तो उसमें ये यहाँ तक ऐसे ही लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अभी इससे ज्यादा हम लोग इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि देखो n फैक्टोरियल n, उसके बाद वाला फैक्टर n माइनस वन होगा, उसके बाद n माइनस टू होगा, क्योंकि 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, तो 8 माइनस वन 8 माइनस टू इस तरीके से जाता है। तो ये यहाँ तक इसीलिए लिखा था कि कॉमन ले पाए। ये सारा चीज क्लियर होगा अगर फर्स्ट वाला क्लास देखोगे तो, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इधर से क्या बचा एन, और इधर से क्या बचेगा 2, ठीक है। तो ये आंसर होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू। ये देखो एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू, मतलब ये वाला ऑप्शन ए, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्या एग्जाम में हम लोग एमसीक्यू के लिए इतना कैलकुलेशन करेंगे एन वाला? जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब हमें रेस्ट्रिक्शन वाला आंसर मिल रहा है, तो देखो रेस्ट्रिक्शन वाले आंसर में क्या आ रहा है, जैसे देखो 8 इंटू नाइन फैक्टोरियल आया, 9 क्या था हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पेपर कितना था 10, तो आंसर क्या आया 9 फैक्टोरियल इंटू 8, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी सेम चीज दिखा, देखो यहाँ पर भी सेम चीज दिख रहा है। यहाँ पर आंसर क्या आया n माइनस वन, मेरा 10 पेपर्स था जिसको हम लोगों को अरेंज करना था ताकि बेस्ड और ओट्स एक साथ ना आए, तो आंसर आया 9 फैक्टोरियल इंटू 8, ठीक है। तो ये अगर मेरा n है तो n कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो ये देखो n माइनस वन फैक्टोरियल, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो डेटा आया उसमें n 2 कम हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस वन, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 10 माइनस टू, ठीक है। तो वही हुआ देखो n माइनस वन n माइनस टू। तो एग्जाम में जब n वाला डेटा आए तो उतना लिख के करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें करने में टाइम लगेगा, तो ये चीज अगर याद रखोगे तो कर सकते हो, बाकी अगर कैलकुलेशन कर पाओगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n फैक्टोरियल, ये देखो यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर डिजिट्स हुआ तो आसानी से समझ में आता है, बाकी मैंने डिटेल्स में बताया है वहां, तो उसमें समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये एक ट्रिक है, याद रख सकते हो कि अगर ये से बेस टोर्स वाला कुछ भी चीज दिया, नेवर कम टुगेदर वाला दिया, तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा n का वैल्यू 1 कम फैक्टोरियल और n माइनस टू। अगर ये याद रख सकते हो तो बिना सॉल्व किए भी तुम लोग एग्जाम में आंसर दे सकोगे, ठीक है। तो ये 17 वाला हो गया। 18 वाला तो मैंने करवाया थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 19 वाला, ये सबसे लास्ट में करेंगे, ये अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है 19 वाला। अच्छा अब 20 वाला देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 एंड 7, नो डिजिट्स रिपीट, ठीक है। बोल रहा है कि डिजिट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो हम समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो हम लोग को कुछ डिजिट्स दिया है, क्या क्या 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये डिजिट्स दिया है 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, ये डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनाना है। और एक रेस्ट्रिक्शन इसमें ये भी है कि 4 डिजिट नंबर तो बनेगा, साथ ही साथ वो ग्रेटर देन 5000 भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें बताया है। नंबर हम लोग का ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, बट वो हम लोग का 5000 से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग का ये स्टार्टिंग में 3 लिखने से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 3 के बाद जो भी डेटा दोगे वो 5000 से ज्यादा नहीं होगा। और क्या नहीं देने से चलेगा, स्टार्टिंग में 4 देने से भी नहीं चलेगा, अगर 4 दे दोगे तो वो 5000 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला जगह है, ठीक है, फर्स्ट जो प्लेस है जिसको हमें फुलफिल करना है, उसके लिए हमारे लिए अवेलेबल 3 ही डिजिट है 5 6 और 7। ये पहले प्लेस में हम लोग या तो 5 या तो 6 या तो 7 लिख सकते हैं, तभी जाके वो ग्रेटर देन 5000 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब कैसे फिलअप होगा, देखो ये 4 प्लेसेस है। पहला प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स अवेलेबल है वो है 5 6 7, यानी कि 3 डिजिट्स अवेलेबल है, ठीक है। और एक जगह को फिलअप करने के लिए मुझे एट ए टाइम एक ही डिजिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम 5 6 7 तीन तो एक साथ नहीं लिखेंगे ना, या तो 5 या तो 6 या तो 7। तो आर क्या हो जाएगा 1, मतलब 3 चीजों में से एक ही चीज मुझे सिलेक्ट करना है इस जगह को फुलफिल करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3p1। अब बचा 3 जगह,
ठीक है। ये तीन जगह में एन का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है, तो देखो तीन जगह को अगर मुझे फुलफिल करना है तो मुझे एक साथ तीन डिजिट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आर तो 3 है कंफर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एन कितना सारा होगा, अब देखो मेरे पास टोटल एन कितना है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो कि डिजिट्स के तौर पे है वो है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 5 है। पांच में से एक मेरा पहले पोजीशन पे चला जाएगा तो बचा कितना, 4। अब ये चार में से कोई भी तीन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चार में से कोई भी तीन कैसे हम लोग सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे, 4p3 तरीके से, चार में से कोई भी तीन, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 आएगा। अब देखो अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये 3p1 भी कर लेते हैं, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। देखो 3 आंसर आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट वाले जगह का अरेंजमेंट 3 और ये 24। अब ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं है, एंड है। ये तीन अरेंजमेंट और ये 24 अरेंजमेंट जब टुगेदर होगा तभी जाके हम लोग का डिजिट बनेगा, क्योंकि ये और ऑप्शन थोड़ी ना है कि ये फर्स्ट वाला कर लिया या फिर ये तीन कर लिया, ऐसे थोड़ी ना है, सभी मिला के करना पड़ेगा तभी जाके 4 डिजिट्स नंबर बन सकता है। तो ये हो गया 24 इंटू 3 72, ठीक है। तो ये देखो 20 वाला आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 72, मतलब ऑप्शन है, मतलब ऐसा 72 नंबर्स हो सकता है जो कि 5000 से ज्यादा है। जैसे कि एक नंबर हम लिख के दिखाते हैं, देखो 5 4 6 7, ठीक है। या फिर हो सकता है 5 6 4 7, या फिर हो सकता है 5 4 7 6, ऐसे करके 72 नंबर्स बनेगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट देखो ना, 5 से मैंने लिखा तो देखो पहला वाला तीन ही अरेंजमेंट होगा, नॉर्मल सा बात है, पहले या तो 5 से शुरू होने वाला नंबर रहेगा या 6 से या 7 से, 3 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि वो अगर लिख दोगे तो वो 5000 से ज्यादा नहीं बनेगा। तो इसीलिए देखो 3p1 और बचा हुआ नंबर कितना, 4, ठीक है। अब ये 5 6 7 में से कोई भी एक यहाँ पर पुट हो गया, मान लो 5 पुट हो गया, तो बाकी तीन जगह को फिलअप करने के लिए कितना नंबर बचेगा, जैसे ये वाले केस में 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा, एज वेल एज 3 भी बचा। हम लोगों ने लिखा नहीं है, हम लोगों ने 4 6 7 सिलेक्ट किया, बात अलग है, मतलब चार में से हमेशा चार में से तीन को सिलेक्ट करना है। तो चार में से तीन को अगर सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 4p3 तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि ये परमुटेशन है, क्यों परमुटेशन हो रहा है, सिलेक्ट भी करना है अरेंज भी करना है, तब ये देखो सिलेक्ट करके अरेंज करें तब ना अलग अलग जो है नंबर्स बनेगा। तो ऐसा कितना सारा नंबर्स बन सकता है, टोटल 72 नंबर्स बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अब 21 22 23 ये तीन क्वेश्चन है, ये तुम लोग जो है एक बार होमवर्क लो, खुद से ट्राई करके देखना। और ये जो 19 वाला है ये हम लोग सबसे एंड में करेंगे, ठीक है, जब परमुटेशन वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग करेंगे। तो 21 22 23 और आज मैंने जो भी करवाया वो एक बार जो है देख सकते हो, और प्रीवियस वाला क्लास भी जो है एक बार देखना है, नहीं हुआ है जिनका, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली मुझे बताओगे तो हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।